घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एजेंडा। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जेडीयू और लालू की नसीहत। जेडीयू ने सुशासन तो लालू ने नीतीश को न चढ़ाने की दी सलाह। बड़ा सवाल, क्या बिहार की सियासत को बदलने में जुटे हैं मांझी? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने और बनने के बाद जिस तरह से लगातार वो कोई न कोई, चाहे बयान से विवाद हो रहा हो, चाहे उनके किसी भी एक्शन से विवाद हो रहा हो, चाहे वो नीतीश से करीबी अधिकारियों को हटाते हैं तब विवाद हो रहा हो, तमाम ऐसे बातें हैं जो समझना बेहद जरूरी है कि आखिर बिहार में जीतन राम मांझी करना क्या चाह रहे हैं, क्या है उनकी सियासत, क्या वो एक अनाड़ी के तरह बिहार की सियासत को देख रहे हैं या वाकई वो एक खिलाड़ी है, ऐसे खिलाड़ी जो नीतीश पे अब भारी पड़ रहे हैं। नीतीश के लिए ये मुश्किल वक्त है कि कैसे वो, लगातार ये खबरें आ रही है कि जेडीयू खास करके नीतीश कुमार मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। तमाम लोग इस बात को मानते हैं कि लेकिन ये काम आसान नहीं है उनके लिए। आखिर मांझी जो कुछ कर रहे हैं, जितना भी कुछ कर रहे हैं, उसका तमाम चीजों का सियासी महत्व है और उनकी सियासत बिहार के सियासत में क्या बदलाव लाने की उनकी कोशिश है क्या, या अप्रत्यक्ष रूप से वो किसी सियासत के रूप में एक खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं। कई सवाल है। सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे साथ हैं रामाधार शर्मा जी हैं, बिहार के राजनेता, बिहार से राजनीति उन्होंने की है। आलोक कुमार है वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार है, उपेंद्र प्रसाद जी हैं वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहला सवाल अवधेश जी आपसे, ये जो फेनोमेनन बनते जा रहे हैं, जिन्होंने एक तरह के सियासी पॉलिटिकल फेनोमेनन है आज के दिन में बिहार के सियासत में, जीतन राम मांझी, कैसे देखा जाए इनको? देखिए दिलीप जी, हिंदी पट्टी में समय समय पर अचानक ऐसे नेता उभरते हैं। ये हिंदी पट्टी का पूरा अगर आप इतिहास उभरते हैं जो एक साथ कौतुक का भी विषय बनते हैं, कौतूहल का भी विषय बनते हैं। उनको देख करके जो है कुछ लोग में अरे क्या कर रहा है, अचरज पैदा होता है, लेकिन उस सब में सिमटी हुई एक ऐसी धूर्त राजनीतिक रणनीति भी दिखाई देती है जो हमारे आपके विश्लेषकों के लिए भी लंबे समय तक वो मसाला देते रहते हैं। अब मैं पीछे ज्यादा न भी लौटूं तो लालू यादव भी जब अपने शासन में आए थे तो लगभग इसी प्रकार की कुछ भाषाएं बोलते थे, कहीं रुक के किसी का बाल काट देना है, किसी का धो देना है, और उससे उनकी एक अपार लोकप्रियता जो है मिली थी। लेकिन लालू ने अपनी लोकप्रियता को अपने ही कर्म या कुकर्मों से उसका खात्मा किया। हालांकि आज भी जो उन्होंने जातीय विभाजन किया एक वोट बैंक के रूप में उपस्थित है। उसी प्रकार से मैं जब जीतन राम मांझी को पिछले कुछ समय से देख रहा हूं तो अभी तक मैंने पूरे भाषण में बिहार का कैसे विकास हो, गरीब का कैसे उत्थान हो, बिहार की आवश्यकताएं क्या हैं, इन सब विषयों पर कोई वक्तव्य नहीं आया है। लेकिन लोग ये मानने लगे हैं कि ये ऐसा इस समय एक अपरिहार्य राजनीतिक व्यक्तित्व बन के उभर गया है जो लालू को भी लगता है कि ये परेशान कर सकता है, नीतीश को भी लगता है परेशान कर सकता है, और जिसने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि वो उसका सपोर्ट करे। आप ये पूरा देख लीजिए, नहीं हटाने वाले लोग हटाने की स्थिति में नहीं है, जो जीतन राम मांझी का विरोध कर रहे थे उस पार्टी को उसने मजबूर कर दिया। तो उसके कौतुक और कौतूहल में जो चीजें हैं वो भले ही बिहार के अभी हित और अहित में है, इसका अलग विश्लेषण होगा या कितना परिवर्तन कर पाते हैं वो भी एक लेकिन ये है कि ये इसकी जो सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो, उसका कारण यह है कि जातीय विभाजन, हमारे यहाँ की गरीबी, हमारे यहाँ का अविकास, हमारे यहाँ का बुनियादी तौर से जो भारत की सियासत है, नहीं भारत की नहीं, जो ये सारी चीजें हिंदी पट्टी में है ना, उसका मैं कह रहा हूं कि एक जिसको कि क्या कहते हैं सैडिस्टिक यूज, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे अभी मैं उसको ठीक नहीं कर रहा हूं, कि उसको अजीब, जैसे डेविड धवन मरते हुए मृत्यु को में भी लोगों को हंसा देता है अपनी फिल्मों में ना, वो एक अजीब किस्म का जो मनोविज्ञान में क्या वो ये प्रकृति का ये नेता है। चलिए क्या है ये, क्या इनके ये है क्या, कैसे जीतन राम मांझी को आज अगर हम डिकोड करना चाहें सियासी तौर से? देखिए, जीतन राम मांझी जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसका एक उद्देश्य है और एकमात्र उद्देश्य है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें। वो अभी ही नहीं बने रहे बल्कि चुनाव के बाद भी। लेकिन ये तो उनके लिए बहुत आसान था,
ये तो उनके लिए आसान था अगर ये तमाम चीजों को शायद नहीं, आसान नहीं था। उनको हटाने का प्रयास पिछले 3 महीने से चल रहा है। वो तो जब इन्होंने अपना अपने स्वरूप को, मैंने उसके पहले से इन्होंने अपना स्वरूप ही उसके बाद बनाया। ये नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा दिया था जी, तो इस्तीफा देने के पीछे उनकी मंशा थी कि जो विरोधी लोग हैं वो शांत हो जाएं और लोग आकर के चापलूसी करेंगे जी आप बने रहिए। यही उनका एकमात्र उनकी यही रणनीति थी। हाँ, उनकी रणनीति में किसी को मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं था, लेकिन ये रणनीति बैकफायर कर गई। शरद यादव जी अड़ गए कि नहीं इस्तीफा हो गया तो फिर कोई और ही बनेगा, तो उसके कारण इनको लगा कि अब क्या करें। तो इनको महीना 2 महीना के लिए किसी को बनाना था, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, महीने 2 महीने के बनाना था। तो उनको लगा कि किस व्यक्ति को चुना जाए, तो बहुत लो प्रोफाइल रहते थे मांझी जी। एक रमई राम भी हैं, लेकिन रमई राम जब अध्यक्ष थे जनता दल का बिहार प्रदेश का तो बहुत हाई प्रोफाइल थे। श्याम रजक भी बहुत मीडिया प्रेमी हैं। इनको लगा कि मीडिया से दूर रहने वाला आदमी, बहुत कम बोलने वाला, जिसके बारे में नहीं जानता है। और सबसे बड़ी बात है इन पर एक मुकदमा भी चला था भ्रष्टाचार का, जिसके कारण 2005 में जब इनको मंत्री बनाया गया था उसके बाद तुरंत इस्तीफा दिलवा दिया गया था। तो इन लोगों को, ये लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, इन लोग नेता ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कि थोड़ा सा नैतिक रूप से कमज़ोर भी हो, 2-4 मुकदमे चल रहे हो, बलात्कार का मुकदमा हो तो बहुत बढ़िया, हत्या का मुकदमा हो तो और भी बहुत बढ़िया। ऐसे लोग इनको पसंद, इनकी पसंद है ये सब। तो उनको लग गया कि ये मुकदमा में ही फंसे हुए हैं तो नैतिक रूप से भी डाउन रहेंगे, फिर कि ये बहुत, इनको लगता है ढंग से बोलने भी नहीं आता है, इसलिए भी ये ठीक रहेंगे। तो जानबूझकर उनको चुना गया कि 1-1.5 महीने के बाद फिर अपने पद से हट जाएंगे। दूसरे लोग कहेंगे भाई ठीक है नीतीश जी फिर आप दोबारा आ जाइए, एक मुहिम चलेगी और ये बन जाएंगे। तो फिर इसलिए जब शुरू हुआ है, पहला दिन आप देखिए जब इनका श्री बाबू की जो जयंती मनाई जा रही थी उसमें स्पष्ट हो गया था कि पटना में होर्डिंग लगाया गया था नीतीश कुमार का कि ये उद्घाटन भाषण करेंगे, नीतीश जी ये मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्य सचिव होंगे मुख्यमंत्री। वो दिल्ली चले आए। दिल्ली में एक कुछ लोग श्री बाबू के जो प्रशंसक हैं उन लोगों ने एक बना रखा है, हमारे रमाधार जी उनका नाम जानते हैं बेहतर से, यहाँ गुड़गांव में रहते हैं, शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो उनके प्रोग्राम को जनता दल का प्रोग्राम बतला दिया मीडिया में नीतीश कुमार ने कि जनता दल का एक प्रोग्राम था दिल्ली में, वहाँ भी हमारा जाना जरूरी था। तो उस रोज से वो उनको अलग करने के चक्कर में थे। और जब मांझी को लगा कि हमें हटाया जा रहा है, फिर उसके बाद इन्होंने इस तरह का अपना जो दलित पहचान है उसको एसर्ट करना शुरू किया कि मंदिर वाला मामला उसके बाद आया कि भाई हमारा मंदिर के साथ धो दिया गया, फिर चूहा खाना कोई बुरा नहीं होता है, और क्या क्या बहुत सारी बातें वो बातें हैं। बयान जो है वो सुर्खियां बटोरा। हाँ, तो सुर्खियां वो जब उनको डिस्पेरेट हो गए, उनको हटाने की बात चलने लगी, नीतीश कुमार खुद बनने की कोशिश करने लगे। अब जो इस वक्त उनकी जो है जीतन राम मांझी, वो इस वक्त आप कह रहे हैं अभी भी वो इसी में लगे हुए हैं, वो भी मुख्यमंत्री बने रहना है, या अब वो उसके आगे देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ही एकमात्र एजेंडा है, दूसरा कुछ आगे नहीं देख रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ कर पाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए जितने भी मोर्चे पर जी तीरंदाजी करनी है, तीर छोड़ने हैं, सारे मोर्चे पर वो तीर छोड़ रहे हैं। इवन जो ब्यूरोक्रेसी है उसने भी एक ऐसा काम किया है जो अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री होकर इन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कर्मचारियों का जो फेडरेशन है उसकी बैठक बुला ली, उनके अफसरों को बैठक बुला ली, और उस बैठक के 2-3 दिन के बाद सियासी मायने हैं आज के सियासत में। हाँ, आप आज उसको बैठ के क्रिटिसाइज कर लें, आप ये कह लें कि ये तमाम चीजें जो है देखिए ऐसा मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने संदेश दिया, मैसेज दिया। दलित एजेंडा है उसको ऊपर रखने के लिए, दलित एजेंडा के पीछे भी तो कोई एजेंडा है आलोक जी। हाँ, ये एजेंडा आप जो कह रहे हैं ना, उत्तर भारत की राजनीति तो है कि यादव चीफ मिनिस्टर होगा, जैसे उत्तर प्रदेश हम लोग रह रहे हैं अगर, तो वहां सारे डीएम एसपी सब यादव होंगे, इसी ढंग से अपने अपने हिसाब से। तो फिर अगर ये कर रहे हैं तो ये गलत क्या कर रहे हैं, और ये अपने को एक मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना चाह रहे थे, और इस पेश करने के सिलसिले में उन्होंने अपनी जाति के और अपने जिस पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है उत्तर भारत की राजनीति में, लोग ज्यादातर अपनी जाति पर भरोसा करते हैं, तो इन्होंने किया। ये बात नहीं, अब आप जब पूछ रहे हैं इनके बारे में, तो मैं ये कहूंगा कि इनको नीतीश कुमार से अलग हटा के नहीं देखें, और नीतीश कुमार के बारे में जो आप कहेंगे तो ये मानेंगे कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और इस खेल को नीतीश कुमार संभावनाएं बना के खेलते रहे थे, और कैसे किस मोड़ पर बड़े अनएक्सपेक्टेड तरीके से छोड़ देना है, और छोड़ के नहीं राजनीति बना करके खुद को हीरो बना लेना है, उसमें वो माहिर थे। वो लालू यादव को छोड़ना हो, या फिर केंद्र से इस्तीफा देकर के दोबारा फिर केंद्र में पहुंचना हो, ये तमाम खेल लगातार और हाल के वर्षों में, या लालू या जॉर्ज फर्नांडिस को कहां ले जाकर छोड़ देना है, तो कहां किसको अनएक्सपेक्टेड तरीके से छोड़ देना है, और छोड़ करके खुद को काबिल बना के पेश कर देना है,
इसमें नीतीश कुमार मास्टर थे और इसी संभावनाओं के खेल के तहत उन्होंने ये संभावना खेल करी। ये खेल ऐसा था कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से पहले एक प्रहसन की राजनीति चल रही थी। लालू यादव उसके प्रतीक बन गए थे, बड़े कायदे से उसको बनाया गया। लालू यादव जो भी बोलते थे उनको एक गंभीर राजनीति करने वाले की मुद्रा में पहुंच करके नीतीश कुमार कहते थे वो प्रहसन का विषय है। तो उन्होंने प्रहसन के विषय से शुरू हुई राजनीति को जब गंभीर राजनीति की स्थिति में लाया था, उस राजनीति को फिर से गंभीर राजनीति में लाने के लिए उन्होंने एक प्रहसनकर्ता को चुना और अपने मंत्रिमंडल लगाया कौन सा अच्छा प्रहसन कौन कर सकता है। लालू यादव की कॉपी या उस हालत में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर जो हुआ करता था वैसी कॉपी कौन तैयार कर सकता है। उनको अपने आसपास जो व्यक्ति लगा उसे लाके रख दिया। इन्होंने ये भी देखा कि ये बड़ा संकुचित व्यक्ति है, एग्रेसिव नहीं होगा, जो अपने उनके कैलकुलेशन में रहा होगा और जो मैं संभावनाओं का खेल करता हूं उस खेल में बड़े आसानी से इसके मात के चाल में ला करके और मात दे दूंगा और जीत लूंगा। लेकिन मैं आपको कहूं दूसरी बार कि इस बार अब बिहार में संभावनाओं के राजनीति का खेल नहीं हो रहा, इस बार नीतीश के किस्मत का खेल हो रहा है। बड़ी बुरी तरह से वो ऐसे फंस गए हैं कि अगर नीतीश की किस्मत होगी तभी वो निकल पाएंगे इस बार जी। नहीं तो जिस ढंग से इस संभावनाओं की राजनीति के खेल को जीतन राम मांझी ने बट्टा लगा दिया है और बड़े कायदे से गिन गिन के बट्टा लगाया है और ये बताते हुए लगाया है कि काबिलियत किसको कहते हैं। आप इस बात से किसी काबिलियत मत आंकिए कि आपको लग रहा है वो संकुचित है, वो छोटे तरीके से आपके या बहुत विनम्र है, बहुत ये तो अगर इसको देखा जाए जो सियासत कर रहे हैं रामाधार जी इस वक्त, जो जीतन राम मांझी की सियासत है ये एक्सटेंशन है बिहार में जो अब तक सियासत होती रही है उसका एक्सटेंशन नेक्स्ट स्टेज है। बिल्कुल। क्या उसको देखा जाए वैसे? बिल्कुल। देखिए नीतीश कुमार लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद जनता से रुष्ट हैं, हम नाराज हो गए हैं कि हमको सेवा का पुरस्कार नहीं मिला, उतनी सीटें हमें नहीं मिली, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना रहा हूं जिसके नाम पे बिहार की हंसी और खिल्ली फिर से उड़ने लगेगी। ये सोच के नीतीश कुमार ने एक अदने से अपने विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। अब नीतीश जी के साथ दो ही तरह के लोग हैं, एक तो लालू विरोधी हैं और दूसरे कुछ कांग्रेसी लोग जो लालू से त्रस्त रहे हैं वो लोग नीतीश कुमार के साथ थे। अब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बनाए तो चूंकि जीतन राम मांझी की पृष्ठभूमि भी कांग्रेसी रही है, पहली मर्तबा विधायक ये कांग्रेस के टिकट पे हुए थे, फिर ये आरजेडी में थे, आरजेडी के बाद फिर जेडीयू में आए, तो सभी दलों में इनके संपर्क पहले से थे। अब इनके साथ बड़ा नीतीश जी के साथ का दुर्भाग्य ये रहा कि मांझी ने उन सारे लोगों को जो नीतीश से कभी ना कभी त्रस्त या नाराज रहे हैं उन लोगों का शह मांझी को मिला और उसी शह के आधार पे आज वो ये सब कर रहे हैं। अच्छा, कुछ मंत्री जो हैं, 2-3 मंत्री लोग जो हैं, उन लोगों के अपने कारण है नीतीश से नाराज होने के, वो लोग बयान दे रहे हैं या शह दे रहे हैं। और अब एक प्रवक्ताओं में, जदयू के प्रवक्ताओं में एक होड़ सी लग गई है कि जीतन राम मांझी को सबसे ज्यादा कौन कोसता है, और उसी कोसने के क्रम का परिणाम यह है आज की जीतन राम मांझी बिल्कुल अड़ के और खड़ा है मुख्यमंत्री की कुर्सी और नीतीश कुमार के बीच में। जी, ये जो अलग अलग बातें आ रही है, अवधेश जी आपके पास लौट के आता हूं। जो इस वक्त एक बात आ रही है कि वो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कर रहे हैं, एक है जो नीतीश कुमार की जो सियासत है उस सियासत का वो अपनी तरह से जवाब दे रहे हैं। लेकिन असल में अगर आप देखें जो बीजेपी के तरफ से, अगर आप देखें बीजेपी के तरफ से जो विरोध होना चाहिए था तमाम चीज़ों का, सुशासन को लेके, अच्छे शासन को लेके या भ्रष्टाचार को लेके या तमाम जो चीज़ें, वो भाजपा विरोध नहीं कर रही है। वो भाजपा आज कह रही है कि जीतन राम मांझी को खुलकर प्रशंसा कर रही है, कह रहे उसको समर्थन देंगे अगर जरूरत पड़ी तो क्या इसके दो पक्ष, क्या भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को अपना हथियार बना के नीतीश कुमार पर हमला बोलना चाहती है, एक पक्ष ये है, या दूसरा पक्ष ये है कि क्या नीतीश कुमार के अलावा वो एक लार्जर पिक्चर देख रहे हैं, इनकी भूमिका जो आने वाले समय में सियासत में एक बनाया जा सकता है या सियासत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, इसमें सारी काबिलियत और सारी चीज़ें जो कुछ भी है उसमें मैं जीतन राम मांझी को ही देखता हूं। जब उसको आप ठीक से समझ लेंगे तो ये भी समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो 1 महीना पहले तक कह रही थी कि भैया जंगल राज फिर से आ गया है
और मुझे खुद पता है, मैंने खुद बात की थी कि एक बड़ा बिहार जो समता इनका अरुण कुमार से बात की थी कि एक बड़ा हम लोगों को धरना देना चाहिए बिहार में जो स्थिति हो रही है प्रशासनिक। देखिए उसने ये देखा कि पद पर रहना भी है हमको, पद पर रहते हुए जनता अपने कद को बढ़ाना है, नहीं पहले जनता का समर्थन बढ़ाना है, नीचे आधार जनता के समर्थन बढ़ाने के साथ साथ नीतीश और लालू विरोधी पार्टियों को भी अपने पक्ष में करना है। देखिए उसका पूरा ध्यान से देखिए ताकि उनका भी सहानुभूति और समर्थन हमको मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना है, मैं इसको जब देखता हूं तो जैसे चंद्रशेखर जी उनका क्रिमिनल भी दोस्त है तो उसके लिए बोलने में नहीं चकते थे, लोगों को बड़ा मजा आता था। इसका बेटा गर्लफ्रेंड का साथ पकड़ाया, इसने कहा इसमें क्या समस्या है, लोग गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मैं दलित हूं मेरा बेटा पकड़ा गया तो बड़ी समस्या है, लोगों को आगे भैया ये तो बड़ी मजेदार बात करता है। तो आप देखिए अब उसने जो जनता के बीच भाषण दिया, ध्यान दीजिए भैया हम किसी भी दिन ये सब हटा देंगे क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से उसको ये पसंद नहीं करते हैं। एक दूसरा यानी भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। अब देखो कौन हटा देगा, अब देखिए नीतीश और लालू पर सीधा निशाना है, कौन हटा देगा। दूसरा ये कह रहा है कि मैं स्कैन का जितना फाइल मांगता हूं हमको नहीं मिलता है, मतलब ब्यूरोक्रेट हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो तमाम जो स्कैम्स हुए उसको रोक के बैठे हुए हैं। फिर ब्यूरोक्रेट के पीछे कौन ताकत है, आप ये वो केवल वो मत देखिए, ब्यूरोक्रेट के पीछे पॉलिटिकल लीडरशिप कौन है उनको सीधा सीधा बेईमान बता देना। फिर दलितों के पास अगर हम जा रहे हैं तो हम घोंघा और वो खा करके दिखा रहे हैं कि भैया हमको देखो हम तो घोंघा और मछली भात खा लेते हैं, कौन यह है, इसलिए हमको दलित होने के कारण ये नहीं झेल पा रहे हैं। तो नीतीश और लालू को दलित विरोधी भी बता देना, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं इसलिए हटाओ, ब्यूरोक्रेट उनके हाथ में है, ये उसने किया। फिर जो उसने एक और बात की है कि पहली बार मतलब जातियों पर हमला, उसने शुरुआत में समर्थन पाने के लिए बोला कि ये जो बड़ी जातियां हैं ये सब तो बाहर से आए हुए आर्य लोग हैं, असल जाति तो हम यहां के थे। तो जो दलित के नेता जो बिहार में थे ना वो ऐसा पहले नहीं बोल पाते, तो उस पर एक चोट किया। तो एक तरफ आधार बनाना, दूसरी तरफ विरोधियों का समर्थन पाना, तीसरी तरफ जो है अपने बने रहने के लिए ब्यूरोक्रेट के हटाने का आधार बनाना और इन नेताओं को मजबूर कर देना, जनता के बीच संदेश देना कि हमको हटाना चाह रहे हैं। और फिर लास्ट में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तो गरीबों को कहते हैं नेता, तो मेरे से बड़ा गरीब कौन होगा, इसलिए मेरा उनको साथ देना चाहिए, माने आपने मांग भी लिया गरीब बन के। तो ये कंप्लीट उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि बिहार में जंगल राज होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के सामने ये आ गया है कि भैया नीतीश कुमार एक ईमानदार, एक दलित उसको काम नहीं करने दे रहा है, एक लालू यादव करने नहीं दे रहा है। तो बीजेपी के लिए यह बड़ा मुद्दा है इस समय बनाने के लिए, इसलिए बीजेपी विरोध नहीं कर पा रही है। अब आगे क्या होगा ये देखना पड़ेगा, ये संभव है, ये संभव है कि ये लोग आगे पे चर्चा करते हैं अवधेश जी। लेकिन आते हैं उपेंद्र जी, कई चीजें कि जो उन्होंने बयान थे, अवधेश जी ने कई चीजों का जिक्र किया और वो तमाम चीजें जो है भारत जो बिहार की सियासत है, बिहार के सियासत में रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी, ये चार ऐसे नेता हैं जिनका वर्चस्व अभी तक लगातार कायम है। उसके अलावा जो नेता है उनका अपने अपने बहुत कम असर है। और ये इसमें से तीन ऐसे नेता हैं, दो ऐसे नेता हैं जो इनको बना के रख सकते हैं या इनको आप देखिए इसको हटा सकते हैं। उसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। लालू जी ने अपना हाथ पहले ही झाड़ लिया कि हम ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने दिल्ली में आके चैनल से बयान दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम हटाना नहीं चाहते हैं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है, सब मीडिया का है, बीजेपी वाले का है। उन्होंने अपना जो कहना था वो कह दिए। तो उन्होंने एक संकेत दिया कि लालू जो है वो दलित विरोधी नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश जी के तरफ से जितने भी खबरें अगर आप देखें उनके द्वारा, तो उन्होंने कहा कि वो कौन होते हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये तय करने वाले कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। और उसके अलावा जो है उनके प्रवक्ता जिस तरह के लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं, कहते हैं आप, तो मुख्यमंत्री को आप किस तरह से देखते हैं, ये भी एक सोच बनती है लोगों में कि आपने मुख्यमंत्री बनाया था या आपने कुछ ऐसा सोचा था कि आपके चरण पादुका उठा के रखे रहेंगे। तो कई चीजें इसमें समाहित हो रही हैं। तो क्या जीतन राम मांझी के निशाने पे इस वक्त जो है मुख्यमंत्री बने रहना एक पक्ष हो सकता है? वही नहीं मुख्यमंत्री, लेकिन इसका जो आगे जो इसका असर है, इसका जो परिणाम हो सकता है, इसके जो सियासी परिणाम हो सकते हैं कि लालू और नीतीश के लिए मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। वो देखिए अभी वो जीतन राम मांझी, लालू उनके पास आज जा रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, ये तमाम लोग बैठक करते हैं। उसके बाद उन्होंने मीडिया जब पूछा तो कहते हैं नहीं हमारी सिर्फ बात जनता परिवार के विलय को लेके हुई है, जबकि ये चर्चा है वहां पे कि उन्होंने उनको साफ बोला है कि आप कुछ अधिकारियों को, जिनको आपने
ट्रांसफर किया है उनको ट्रांसफर वापस लीजिए, और ये माना जा रहा है कि वो ट्रांसफर वापस ले सकते हैं। देखिए, आज जो किया इन्होंने मांझी जी ने या कल किया है, ये शरद यादव और लालू यादव से मुलाकात के बाद किया है। तो इससे लग रहा है कि उन्होंने जो कहा है कि उनके अधिकारियों को वापस लीजिए, वो लगता है कि वापस लेने के मूड में नहीं है, इसलिए उन्होंने और कन्फ्रंटेशन साधु यादव से जाके मिल जाते हैं। साधु यादव से मिल लिया और नरेंद्र मोदी जी से 20 तारीख को मिलने का टाइम ले लिया। तो इन पर जो दबाव दिया जा रहा है नीतीश कुमार, शरद यादव और लालू यादव द्वारा, उस दबाव में नहीं पड़ना चाह रहे, क्योंकि जान के अगर एक बार दबाव पड़ गया तो फिर है कि दबते चले जाएंगे। तो ये भी पूरा जो मनोवैज्ञानिक युद्ध है, उसके लिए इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से काम कर लिया है। यानी एक खिलाड़ी की तरह काम कर रहे हैं, मजे हुए खिलाड़ी, सियासी एकदम मजे हुए खिलाड़ी की तरह काम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि पिछले 20-25 साल में इनके जैसा कोई श्रूड पॉलिटिशियन बिहार की राजनीति में नहीं आया है। लालू, नीतीश और पासवान के बाद। लालू तो श्रूड थे ही नहीं, लालू तो कभी श्रूड नहीं थे। नीतीश कुमार में श्रूडनेस थी, लेकिन उनको मात दे रहे हैं, उनको ये मात दे रहे हैं श्रूडनेस में। और जैसे ही मतलब आपने सही कहा कि उन पर दबाव पड़ रहा है कि कुछ सिंबॉलिक दिखलाएं, जिसे लगे कि नहीं नीतीश कुमार का अभी भी अपर हैंड है सरकार चलाने में, लेकिन वो इस छवि को खत्म कर देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं हूं और सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं। और हमें लगता है कि इसको इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और आगे अपने को, चूंकि दलित अस्मिता का प्रतीक बन गए हैं, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मजबूरी है कि इनके पक्ष में बोलना। लालू यादव को भी वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, खास करके, या नीतीश कुमार का जो महादलित, अति पिछड़ा, ये जो तमाम उन्होंने तिकड़म, सियासी तिकड़म लगाए थे, उनको ध्वस्त करना चाह रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार खुद उलझ गए हैं। ये नीतीश कुमार का ही था पिछड़ा, अति पिछड़ा, अलग पिछड़ा, अति पिछड़ा, पहले कर्पूरी फार्मूले के अंदर कर दिया गया था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। लेकिन राजनीतिक स्तर पर पिछड़ा, अति पिछड़ा में कभी विभाजन नहीं था बिहार में। कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन पिछड़ों के वो सर्वमान्य नेता थे। और कभी तक इवन लालू यादव जब पिछड़ों के नेता थे तो उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा का नहीं आता था। हालांकि रिजर्वेशन जब दिया जाता था तो दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन पॉलिटिकली दोनों में कोई डिवीजन नहीं था। नीतीश कुमार ने वो डिवीजन डाला, दलित और महादलित किया, मुसलमानों को उसने 2 भाग में बांट दिया। तो ये जो पूरा क्रिएट किया गया, क्योंकि उनका अपना जातीय आधार बहुत कमजोर है, 2%, तो उसके कारण जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी, जो असुरक्षा भाव था, बोध था, तो उसके कारण उन्होंने सोसाइटी को जातियों में, उपजातियों में, वर्ग में और उपवर्ग में बांटना शुरू किया। अब उसमें वो फंस गए। एक महादलित उन्होंने खड़ा किया था 11%, और वो महादलित के प्रतीक पुरुष बन गए हैं जीतन राम मांझी। तो ये जो प्रतीक पुरुष को, पहले आपने महादलितों को खूब पाला, कहा कि इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, दलितों में भी महादलित है, आपने जो तो अब उनके साथ ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो है, तो उसका विपरीत काम कैसे कर सकते हैं? ये हो गया कि अब जब आपने एक बार इतने साल से आप कर रहे हैं, मसीहा बन रहे हैं महादलितों को, तो फिर महादलित की अस्मिता का प्रतीक बन गया है एक व्यक्ति जीतन राम मांझी, तो उनको आप अपमानित कैसे करेंगे? अगर उनको आप अपमानित करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर जेडीयू के प्रवक्ताओं को देखें तो अपमानित करते हुए नजर आ रहे हैं वो साफ। वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। असल बात है कि नीतीश कुमार भी अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो, मेरी एक उनके और नज़दीकी से बात हुई है, उसका कहना है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चुनाव तो हमको हारना ही है, अगले चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, हमें ये चुनाव पर नजर नहीं, हमें अगले चुनाव पर नजर है। इस तरह की बात करते हैं आपसी बातचीत में। तो वो इस स्तर पर जा करके भी, मतलब है कि अपनी इमेज को खराब करके भी, अपने को दलित विरोधी का ठप्पा लगा करके भी वो किसी तरह से सत्ता हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इमेज बाद की चीज है, पहले सत्ता होनी चाहिए। अगर सत्ता रहेगी तो इमेज रहेगा, इमेज हम और बना लेंगे, सत्ता नहीं रहेगी तो हम हारे जाएंगे। तो नीतीश कुमार है जो किसी भी कीमत पर सत्ता में आने की लड़ाई कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि आलोक जी, जो बात उपेंद्र जी कह रहे हैं कि लड़ाई जो है बुनियादी तौर से इसको कई भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन अभी जो है नीतीश कुमार को सत्ता चाहिए बिहार की, और मांझी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते किसी कीमत पर। बिल्कुल भंवर में फंसे पड़े हूँ नीतीश। आप थोड़ी देर कह लें कि विवेकानंद के जन्मदिन पे नीतीश कुमार ने कहा कि आज का दिन है, आज त्याग को याद कीजिए जी। तो जो यूएसपी है नीतीश कुमार का, वो त्याग अगर खुद को बता रहे हैं कि हमने त्याग किया, वो त्याग यूएसपी है, तो फिर वो त्याग चाह रहे हैं मांझी से, तो जाहिर तौर पर उनका यूएसपी कम हो जाएगा आने वाले दिनों में। इस गणित को न जेडीयू के प्रवक्ता ठीक से समझ पा रहे हैं, और न नीतीश जब कह रहे थे कि त्याग को याद कीजिए तब उसमें कहवा रहे थे। तो अगर मान लीजिए आज की तारीख में वो त्याग ले लिया जाता है जीतन राम मांझी से नीतीश कुमार के लिए, तो बड़े वैसे भी हो जाएंगे। इसलिए शायद ये जीतन राम मांझी बार बार कह रहे हैं कि मैं आखिरी बॉल तक बैटिंग करूंगा। ये आखिरी बॉल, ये कह रहे हैं अगला मुख्यमंत्री भी महादलित ही होगा। बिल्कुल, अगर
जेडीयू के बीच में अगर ऐसी कोई स्थिति आई जो अब नहीं है, बहुत फासले पे चला गया, वो स्थिति अब जेडीयू के बीच अंदर नहीं बचा। जेडीयू में वैसे भी ताकत बेहद कम था। जब सरकार बनी थी, अलग सरकार आरजेडी के समर्थन से बच गई थी, तब भी यह साफ हो गया था कि जेडीयू वो ताकत नहीं बची है जो सरकार चला पाए। अब ये दाव था, अब उस दाव के तहत उन्होंने कोशिश की कि महाविलय हो। महाविलय में भी इतना घोर अविश्वास है नीतीश कुमार को लेकर के महाविलय के नेताओं के अंदर, क्योंकि उसमें ये एक बड़ी अच्छी कहावत लोग कह रहे हैं, आज ही मेरी बात हो रही थी कि इसमें ये बताइए कौन किसको नहीं ठगा। अब आपस में ही एक ऐसा इतिहास है जिनके बीच में वो महाविलय कैसे कर लेंगे, एक दूसरे को जब मौका आया उस वक्त में ये ठगे वहां से निकले हैं। तो ये महाविलय का फार्मूला वहां आके ठहर गया है कि अब ये पहचान होने लगी है, अपनी अंतरात्मा को झकझोरने लगे हैं लोग। तो उस हालत में आकर के अब मुझे लग रहा है कि जो मैं पहले भी बताया था कि बहुत बड़े किस्मत वाले होंगे नीतीश कुमार, तभी यहां से निकल पाएंगे। नहीं तो जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ये वक्त ऐसा आ गया है बिहार की राजनीति में जो ये तय करेगा कि जो पुरोधा थे बिहार की राजनीति के, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान हो, इससे पहले कांग्रेस वाले सब गायब हो चुके थे। तो अब ये तीन बड़े हैं, इन तीनों के गायब होने का वक्त आ गया है। और ये जो झंझावात है या जो भंवर है, इसमें सबके सब डूबे। इसके बजाय लालू और रामविलास पासवान ये महसूस कर रहे हैं कि फासला बना लो यार, ये नीतीश को डूबने दो। इस वक्त में नीतीश डूब गया। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक जाने से पहले सिर्फ एक छोटा सा जवाब रामाधार जी आपसे चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव मुस्लिम, पहले तो उन्होंने पिछड़ों की, फिर वो जातियों तक की राजनीति को लोग मानते थे कि ये वोट बैंक उनका है। उसी तरह से नीतीश का भी, फिर ये जो पासवान, रामविलास पासवान का भी। तो ये एक अब तक जो पुरोधा है वहां के जो कद्दावर नेता हैं, उनको एक नई तरह की सियासी चुनौती, खास करके जातीय आधारित चुनौती को फिर से आगे किया जा रहा है। देखिए अभी इसको ऐसे देखा जाए, अभी ये घटनाक्रम जो है, जदयू के सर्वमान्य नेता केवल नीतीश कुमार थे मांझी के उदय के पहले। न शरद यादव का कोई विशेष वक़्त था और न उनके प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का कुछ था। तो ये जो विलय की प्रक्रिया चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि बाकी सारे जितने वहां पर दूसरे महायोद्धा लोग हैं विलय की प्रक्रिया में शामिल होने वाले, वो सब मिलकर चाह रहे हैं कि विलय के पहले पहले नीतीश के कद को जितना छोटा किया जा सकता हो उतना छोटा कर दिया जाए। और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट इनको मांझी मिला है। जीतन राम मांझी को सामने करके नीतीश के कद को सब लोग छोटा करने पे पड़े हुए हैं। और बिहार में जातीय समीकरण शुरू से लागू रहा है। प्रथम विधानसभा के चुनावों से लेके अभी हाल फिलहाल में हुए लोकसभा चुनाव तक जातीय समीकरण हावी रहा है। लेकिन अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इन सबों के गिने चुने लीडर होते थे। बाबू जगजीवन राम दलितों के लीडर थे पहले किसी जमाने में, लेकिन अब आज के दिन में जातियों के लीडर होने लगे हैं। बिहार में दलितों का जो नेता माना जाता पासवान जी, उनको भी उन्होंने, नीतीश कुमार ने ऐसी सियासत, उनकी जो सियासी चाल थी उसमें उन्होंने सिर्फ पासवान का नेता उनको बना के छोड़ दिया। और मांझी जो इस वक्त सियासत कर रहे हैं वो महादलित की सियासत, महादलित की। वो लगातार एक बात को कह रहे हैं कि जो भी अगला मुख्यमंत्री बनेगा वो 22% वोट महादलितों का है जी। अगर तुम लोग एकजुट रहोगे तो अगला मुख्यमंत्री महादलित ही होगा। ये मतदाताओं को कह रहे हैं। ये सवाल है। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा करेंगे, कैसे जातीय समीकरण बिहार में जीतन राम मांझी के सियासत से बिगड़ सकता है, नए जातीय समीकरण बन सकते हैं, नई सियासत को इस जातीय समीकरण से क्या जोड़ के देखा जाना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं जीतन राम मांझी, जो बिहार में सियासत को क्या बदलने की, उनकी जो तमाम जो भी वो निर्णय ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या इससे बिहार की सियासत में बदलाव आ सकता है। क्योंकि जो सवाल है कि वो सवाल ये है कि उनको हटाने की
एक साजिश कहें, हटाने की मुहिम कह लें, या उनको कुछ ऐसे लोग हैं जो हटाना चाहते हैं और जो हमारे साथ विश्लेषक हैं कहते हैं वो हटना नहीं चाहते हैं। नीतीश खुद बनना चाहते हैं, नीतीश जीतन राम मांझी हटना नहीं चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव की सियासत इसमें क्या है, नीतीश कुमार की सियासत क्या है इस वक्त, और साथ ही साथ जो बिहार की जातीय आधारित जो वहाँ की सियासत है, जात आधारित जो सियासी समीकरण वहाँ बनते और बिगड़ते रहे हैं, वो कितना प्रभावित हो रहा है। उपेंद्र जी, जो जाति का समीकरण होता है वहाँ पे, वहाँ की सियासत के बारे में बोला जाता है, देश की सियासत में है, लेकिन बिहार के रूप में विशेष रूप से कहा जाता है कि वहाँ अगर जातीय समीकरण आपने ठीक कर लिया या आपका बिगड़ गया तो आपका खेल, सियासी खेल खत्म। सही है, बिहार में जाति बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है और शुरू से ही ये जो जीतन राम मांझी की जो तमाम कदम है, ये किस तरह के जातीय समीकरण को नए तरह से आप देख रहे हैं कि वो उबारने का प्रयास कर रहे हैं, नया समीकरण बनाने का कोशिश, या स्वाभाविक रूप से बनेगा इसके बाद? देखिए, जीतन राम मांझी दलित, महादलित हैं। महादलित 11% है, बाकी 5% दलित भी है। तो कभी अपने को दलित भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा समय महादलित बोलते हैं। तो 11% जो वोट है, ये लगता है कि हमारे साथ है। हम जिसके साथ जाएंगे 11% वोट है जो उधर चला जाएगा। तो ये इनकी भी सबसे बड़ी ताकत है। इनको लगता है कि इनका ये वाकई जमीन पे आपको लगता है कि जीतन राम मांझी ये मैसेज देने में कामयाब हुए हैं कि वो महादलितों को इकट्ठा करके जो बाकी सियासी जो जातीय समीकरण है उसको चुनौती दे सकते हैं? देखिए, अभी जो महादलितों का जो वहाँ सेंटिमेंट्स है वो वास्तव में अभी इनके साथ है। ये महादलितों का तो 100% के साथ है, और जो दलित है 5%, उसका भी 50% ज्यादा इनके साथ। पासवान भी उनका गुणगान करते नजर आ रहे हैं, उनके पुत्र भी उनका गुणगान करते नजर आ रहे हैं। उसका भी, पासवानों में भी सेंटिमेंट था कि दलित तो है ही, शेड्यूल कास्ट तो है ही जी। तो वो जो एक होता है ना कि पॉलिटिक्स ऑफ सिंबोलिज्म, जो वहाँ कास्ट का जो स्ट्रक्चर रहा है, उसको सामाजिक वहाँ पे भेदभाव रहा है, जो सामाजिक जहाँ पे दलित खड़े हैं आज के दिन में, वहां से एक उत्थान उनको, कम से कम सियासी उत्थान, जो चीज लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, कर्पूरी ठाकुर जो कर रहे थे पिछड़ों के लिए, वो यहां से दलितों के लिए शुरू होता है। इनको पहली बार मौका मिला, सही बात आप बोल रहे हैं, जो दलितों को आजादी के बाद पहली बार मौका मिला है कि बिहार की राजनीति में अपने आप को एसर्ट करने का। इसके पहले भी 3 बार तो बने भोलाराम पासवान शास्त्री, और एक बार बने राम सुंदर दास। स्टॉप गैप मैनेजमेंट की तरफ वो जो बने थे तो वो थे जो कि इंडिपेंडेंट लीडर नहीं थे, किसी ने बना दिया तो बन गए। ऐसे ही इनको जैसे बनाया गया। हाँ, लेकिन ये बनने के बाद है जो कि एसर्ट कर रहे हैं। तो दलित में जो अवेयरनेस आया है, ठीक है, उसमें भी जाति है, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन अभी जो है जो सिंबल बन गए, पूरे दलित का बन गए। वही मैं पूछ रहा हूँ कि तो आप ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी बिहार के सियासत में महादलित और दलितों का एक सिंबल बन के, जो लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार या शरद यादव या उस तरह की जो सियासत अगड़े पिछड़े का जो सियासत करने वाले लोग थे, उस तरह से जैसे सिंबल बने थे, आज जीतन राम मांझी वो सिंबल महादलित का बन के खड़े हो गए। वो बन गए हैं और उसमें वो सफल हुए हैं। पिछले दिनों सफलतापूर्वक बन गए, सफलतापूर्वक बन गए। और इसके कारण है कि वहाँ का जो कास्ट इक्वेशन है वो बदल गया है, बुरी तरह से बदल गया है। एक समय था जैसे कि पिछड़े वर्ग का नेता थे लालू यादव, उन्होंने पता नहीं क्या, किसने उनको समझा दिया कि आप ओबीसी की बात छोड़ करके एमवाई कीजिए, तो मुस्लिम यादव रह गया, तो गैर यादव जो है वो हटना शुरू कर दिया। बीजेपी ने उसका फायदा उठाया, नीतीश कुमार को सपोर्ट कर दिया, नीतीश कुमार को आगे करके जो नॉन यादव ओबीसी है वो उधर चला गया। ये नॉन यादव ओबीसी है, उसमें भी एक जाति है, कुर्मी जाति, उसके खिलाफ सेंटिमेंट्स हो गया। तब वो जाति की राजनीति में नीतीश कुमार भी उसी तरह से अलग थलग हो गए हैं जिससे लालू यादव अलग थलग हो गए हैं। तो ये मांझी समझ रहे इस बात को कि एक के पास 14% वोट है, एक के पास 2% वोट है, और हमारे पास 16 बल्कि 17% आदिवासी का, उसको भी जोड़ लेते हैं, वो अपने को 17% का ये करते हैं। यहाँ परसेंटेज की जो लड़ाई है उसमें सबसे ज़्यादा है उनका जी, दलित का है जी 17%। तो उनको लगा तो 17% ये 17%, आप ये कह रहे हैं कि 16%, 12% जितना भी फीसद है, ये इसको जीतन राम मांझी अब अपने तरह से जो है सियासी वहां पे बिहार के सियासत में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कर सकते हैं अगर कोई भी सेंटिमेंट जो है उनका इस तरह का भी है। मेरा अपना है कि अगर लालू यादव जी में उनकी उदारता हो और लालू यादव जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें कि हमारा अगला मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी होगा, तो यह जो कम्बिनेशन होगा 17% दलित, 17% मुसलमान और 14% यादव, ये 48% हो जाता है। यह एक बहुत बड़ा पेटेंट फोर्स होगा। तो इसमें नीतीश की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी।
ये इसकी संभावना आपको नजर आती है? अब लालू यादव जिस तरह की राजनीति करते हैं, अगर लालू यादव को लगेगा कि हमारे परिवार का यदि नहीं बनेगा मुख्यमंत्री तो नीतीश को क्यों बनने देंगे? वो कहेंगे ठीक है मांझी बन जाओ। चलिए एक सियासी समीकरण जो सियासी गणित जो है, बीजेपी भी इसी को देख रही है, बीजेपी भी इसी को देख रही है, लालू भी इसी को देख रहे हैं। ये जो पोटेंशियल जो सियासी बॉम्ब जैसे कहते हैं ध्वस्त करने वाला जो पुराने जो समीकरण बने हुए अवधेश जी, उपेंद्र जी कह रहे हैं अब जीतन राम मांझी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ एक कास्ट नहीं बल्कि एक उस समीकरण का जिससे नीतीश ने ही बनाया था रामविलास पासवान को काउंटर करने के लिए, उसको लेके वो एकाधिकार उस पर जमा चुके हैं अब, और वो सियासी जो गणित है बिहार का उसको बिगाड़ देंगे। देखिए अभी हम लोग थोड़ा जल्दी निष्कर्ष निकाल रहे हैं, मेरा मानना यह है जी कि एक पत्रकार होने के नाते अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके आधार पर ये हमारा बहुत मतलब पूर्व में नहीं, आप नहीं मानते जो उपेंद्र जी कह रहे हैं कि वो बन चुके हैं महादलित के? मैं अभी उसको तब मानूंगा। देखिए इसी परसेप्शन की पॉलिटिक्स हो रही है, ये जो भी पॉलिटिक्स हो रही है नीतीश की, लालू की या बीजेपी की, वो इसी परसेप्शन पर आधारित है। देखिए ऐसा है कि सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या जीतन राम मांझी एक परमानेंट या अगले कुछ साल के लिए फेनोमेना परिघटना पहले साबित होते हैं या नहीं होते हैं? ये कई परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अभी है इस समय भी अभी मुझे तब तो पता चलेगा, अभी उन्होंने अभी वो महादलितों के नेतृत्व को संभाल चुके हैं बिहार में। महादलितों के नेता, महादलित का नेता। बात तो सुनिए, आपके सारे प्रश्न का उत्तर जितना आप पूछ सकते हो मैं सोच चुका हूं। वो तब उसके बारे में तब वो थोड़ा सा इंद्रधनुष से अलग हटके वो संकेत साफ तब दिखाई देगा जबकि ये ध्यान में आ जाए कि जीतन राम मांझी ने इस बयान के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत संगठन खड़ा करने की, कुछ लोगों की जगह जगह वो अधिकारी के जो संगठन है, अधिकारियों का नहीं सुनिए, दूसरा तीसरा कि अभी तक उन्होंने कोई महादलितों का ऐसा उस प्रकार से सम्मेलन बुला करके कि हमको विद्रोह करना है, ये अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। लालू वगैरह ने ये कर लिया था। तीसरी बात, चौथी बात मैं कह रहा हूं कि इस समय जो भारतीय इनकी जो पॉलिटिक्स है मांझी की, एक बात तो समझ में आ गई है कि अपने को स्थापित करना, सहानुभूति प्राप्त करना, मुख्यमंत्री के रूप में बनाए रखना, या भविष्य में भी कोई संभावना बनती है तो दलित के रूप में हमको स्वीकृत किया जाए, ये इनकी रणनीति है। लेकिन बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव में पहले भी कहा, उस समय उपेंद्र जी भी इस बात से सहमत थे कि जातीय समीकरण काफी हद तक दरका था, वो हिला था। दरका था या और मजबूत हुआ था? समीकरण में लोग जुटे थे, कमजोर हुआ था। अब यह है कि इस समय क्या अगले चुनाव तक वो दरकने की प्रक्रिया आगे और बढ़ती यदि भारतीय जनता पार्टी उसको आगे ले जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी बजाय उसका निशाना यह है कि किसी ढंग से नीतीश इस समय वापस नहीं आए। बीजेपी का जो असली हो गया है उसमें नीतीश, अगर मांझी हमारे हाथ में है तो हम खेलो। अब बीजेपी के लिए इसमें प्लस और माइनस दोनों है, इस पर राजनीति निर्भर। बीजेपी की बिहार की सियासत, हाँ, इसलिए बिहार में बीजेपी पहला तो उसको यह हो रहा है कि शायद भविष्य में हमको एक और दलित नेता मिल जाएगा और रामविलास पासवान के साथ जो सीटों का शायद गणना हो तो उन पर दबाव बढ़ाने के काम आ सकता है। एक तो यह है। लेकिन दूसरा खतरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय मांझी ने यह स्थिति पैदा कर दी है कि विपक्षी पार्टी के बजाय ऐसा लग रहा है कि सरकार की सपोर्टिंग पार्टी हो जा रही है, जो भविष्य में उसके लिए खतरा होगा। लेकिन ये सारा मांझी के पक्ष में जाएगा, वो दलितों के एक लोकप्रिय नेता बन के उभरेंगे। लालू प्रसाद यादव उनको बन के उभरे नहीं है अभी। इस समय अभी तक मैं नहीं मानता हूं, लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन जब दलित सेंटिमेंट जो है ऐसा है, मान लीजिए उसके देखिए प्रतीक अभी बने हैं, वो जो सुदृढ़ीकरण चाहिए, जो मैं कह रहा हूं कि संगठन के रूप में जो उत्तर प्रदेश में मायावती के पक्ष में था, कांसीराम ने पैदा किए थे। अगर ये संगठन किसी को लगा दे बैक से भी ना, वो अभी नहीं कर रहे हैं कि तू संगठन और मीटिंग करना दलितों का शुरू करो जगह, वो अभी नहीं शुरुआत हुई है। और जो इसमें एक बड़ा पहलू ये है कि आप ये समझ लीजिए दो स्थितियां हैं इस समय बिहार की पॉलिटिक्स की। अगर नीतीश और लालू हो जाए कि साले इसको हटा दो, अब बहुत हो गया जनता दल को, तो मान लीजिए 92 विधायक जो है वो है बीजेपी के, अगर 30 विधायक के तोड़ के सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं तब तो एक ताकत ये बन सकते हैं, ये एक संभावना हमको दिख रही है। अगर ये सब नहीं हटाता है, सुनिए ना, तो पार्टी में रहते हुए इनको अलग खुल के जाति सम्मेलन करना इनके लिए कठिन हो जाएगा। तो ये जरा अभी सब सवाल सम्मेलन का नहीं, जब आप
एससी बिना जब सम्मेलन और संगठन के कैसे नेता हो जाएगा कोई? मैं दूसरा चीज कह रहा हूं, जब आप अधिकारियों के जो फेडरेशन हैं, एससी फेडरेशन है अधिकारियों को, उसको बुला करके आप मिलते हैं और कहते हैं इसमें क्या हो गया, इसमें क्या गलत है, ये तो नीतीश कुमार पहले करते रहे, तमाम नेता करते रहे, तो आपने एक संदेश दिया, आपने एक संकेत दिया और आप ये कह रहे हैं कि हाँ हम मिल रहे हैं और इस मिलने में कोई गलत नहीं है। और वो चीजें जो है, जो वो वर्ग है जो जिस वर्ग में, खास करके दलितों में, वो लोग हैं जो अब कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंच गए हैं, जो प्रभावित कर सकते हैं, सबसे पहले उन्होंने उनको अपने साथ में किया है। और इस बात को आप दरकिनार करके कि ये जो है नहीं उभार रहा है, नहीं देखिए, नहीं ये सिर्फ प्रतीक है या सेंटिमेंट को नहीं, वो अभी थोड़ा बहुत सेंटिमेंट तो टच कर रहा है, लेकिन ये आदमी दलितों के लिए अभी तक कोई ठोस काम करे, उनके संगठन बनवाए, उनको लोगों को लगाए, वो अपने आप को तो नहीं बता रहे, वो तो बोले उनको इस लेवल पर कुछ नहीं हुआ। जमीन वगैरह बांटा है, वो 3 डिसमिल दे रहे थे, 5 डिसमिल जमीन पूरा दलितों को बांटा जा रहा है। वो तो रेगुलर फेनोमेनन है। नहीं तो 3 के मतलब 5 दे रहे हैं। मानना है अभी कि आप इस समय मेरे दृष्टि से इस समय मांझी ने एक, जैसे होता है कि पानी थोड़ा सा ज्यादा आ गया तो थोड़ी हलचल मच गई है, लेकिन उसमें अभी स्थिरता या उसमें ज्वार की स्थिति नहीं है जिससे कि हम उनको अस्थायी रमाधार जी, बिहार की जात आधारित सियासत और गणित दोनों को यह बिगाड़ने की स्थिति में आज है या नहीं है? देखिए 90 के दशक तक सोशल लीडरशिप का जमाना था। कुछ लोग सोशल लीडर होते थे, बाकी लोग उनके कहने से वोट दिया करते थे। 90 के बाद जातिगत लीडरशिप हावी हो गया बिहार में, जो आज तक कंटिन्यू। तो 90 से पहले भी था? 90 के पहले भी जातिगत कोई सोशल लीडर नहीं था, हमेशा जाति लीडर ही रहा है। नहीं, सोशल लीडर दलितों के पिछड़ों के ठाकुर थे, ओबीसी के लीडर थे। अभी वर्तमान में मांझी जी को, जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का पद स्वाभाविक रूप से, राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा पद है उस राज्य का, किसी महादलित के पास है। लेकिन उनकी अपनी बिरादरी जो है, महादलित लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने जागरूक नहीं हैं कि अभी इनकी बातों को, पूरी बातों को फॉलो कर सकें। सियासी तौर पे तमाम लोग जागरूक हैं। बिहार में आप सियासी जागरूकता को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे कितने भी गरीब हो, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, मजदूरी करता हो, आप उसके सियासी जो उनकी जागरूकता, उस पर सवाल नहीं उठा सकते। अभी बीजेपी अब नीतीश के विरोधी लोग यही इन 12% वोटों के नेता के रूप में जीतन राम मांझी को पूरी तौर पर प्रोजेक्ट करके अपने साथ लाके नीतीश का जड़ में मट्ठा डालना चाहते हैं। यही सियासत है और इसीलिए लोग जीतन राम मांझी क्या आज स्थिति में पहुंच गए हैं कि क्या वो बिहार की जो जातीय आधारित गणित है उसको बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं? मेरा सवाल ये है। निश्चित रूप से जो बंदा, जो आदमी 6-7 महीने से मुख्यमंत्री है और बेलगाम बोला जा रहा है, अभी वो हलचल पैदा किया है उन्होंने, अभी वो स्थिर नहीं हुआ है और इसमें या उसमें भी ज्वार भाटा वो नहीं है। नहीं, ज्वार भाटा, हलचल भी है, ज्वार भाटा भी है। अपने दल में है, दूसरा दल चुनाव का घोषणा होगा, ये सारी चीजें बिल्कुल आपको उबाल के रूप में दिखने लगेगा। चलिए, मैं गणना जिस तरह से जीतन राम मांझी के बारे में किया जा रहा है उससे मैं भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि उनमें अगर ऐसा कोई शौर्य होता है ना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम जल्दी वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं जीतन राम मांझी जो सियासत बिहार में इस वक्त वो कर रहे हैं, क्या सियासी गणित बिगाड़ देंगे, नए सियासी समीकरण को बनाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? क्या नीतीश और लालू मिलके वाकई चाहते हैं कि जीतन राम मांझी को हटा दें या सिर्फ नीतीश चाहते हैं, लालू भी जीतन राम मांझी का अपने सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तमाम सवाल है। इस सवाल के अलावा भी कई और सवाल हैं। जो सवाल ये है कि क्या जीतन राम मांझी बिहार के सियासत में एक नए तरह के नेता के रूप में, एक ऐसे नेता जो दलितों के लिए, अब तक अगड़े पिछड़ों का नेता था, यहां दलितों का ऐसा नेता जो बिहार के सियासत में सत्ता के करीब जाके, बाकी जो सत्ता अब तक सत्ता लगातार वो अपने हाथ में रख के उनको चुनौती दे रहे हैं, जिस तरह की स्थिति है। आलोक जी,
क्या समीकरण बिगड़ेंगे, बनेंगे, बना पाएंगे, या ये एक शॉर्ट टर्म बहुत कम समय के लिए उन्होंने हलचल पैदा की और ये हलचल जो है खत्म हो जाएगा। अशोक राजपथ पर टेम्पो चलता है, टेम्पो के पीछे लिखा रहता है छूले तो गिले बेटा। जी, जीतन राम मांझी को लेकर के संयोगों की उपज है वो। और आज की हालत में मैं जो कह रहा था अभी कि अगर कोई बड़ा संगठन को खड़ा करना होता तो ये उम्र के जिस पड़ाव पे हैं तब तक दिख गया होता। ऐसा कोई शौर्य नहीं उनमें नजर आ रहा है कि वो कोई महादलितों का या अपने जाति वर्ग का कोई बड़ा संगठन खड़ा करेंगे। लेकिन संयोग की वजह से मुख्यमंत्री बने हैं और इन संयोगों में यदि उन्हें कथित त्याग के लिए मजबूर किया गया जी, और उनके गले पे हाथ रख करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारने की कोशिश की गई, तो आज जिस मोड़ पे बिहार की राजनीति है, जाहिर तौर पर उस मोड़ पर जीतन राम मांझी एक महानायक के तौर पर उभर जाएंगे। और अगर हटाया गया तो, अगर जबरन हटाया गया और जो हालत पैदा किए जा रहे हैं और जो इस वक्त हालात हैं वो कैसे जबरन हटाने की हालात वो बना अभी बिल्कुल नहीं है दिलीप जी। अभी जो हालात हैं जबरन मतलब वो कोई सीताराम केसरी थोड़े हैं, पार्टी अध्यक्ष थोड़े हैं भाई, मुख्यमंत्री हैं। जब तक राज्यपाल को अपना इस्तीफा नहीं लिख करके देंगे तब तक हट नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसे हालात पैदा किए गए उपेंद्र जी कि जिसमें उनको ऐसा दिखा, बिहार के उस आप जो भी जितने फीसदी लोग बता रहे हैं उतने फीसदी को लगा, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पक्ष में हैं कि गरीबों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, एक वर्ग है, उस वर्ग को अगर लग गया ऐसा कि इनके साथ ज्यादती हो रही है और घायल राजनीतिज्ञों ने मिलकर के इनके साथ कोई घोर अन्याय करना शुरू किया है, तो वो महानायक बनाने के लिए जीतन राम मांझी को काफी होगा। देखिए और दूसरी बात मैं कह लूं कि यह हालत इसलिए नहीं उपेंद्र जी कि इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है। जिस जाति समीकरण की आप बात कर रहे थे, उस जाति समीकरण को देखते हुए लालू यादव भी दूर गए, हट गए हैं। बिल्कुल वो नहीं, इस पर में फंसना ही नहीं चाहते कि मैं ये काम करके भविष्य के राजनीति के लिए इतना बड़ा त्याग करने की स्थिति में नहीं हूं कि नीतीश कुमार को रिइंस्टेट करके। देखिए मैं बतलाता हूँ, मुख्यमंत्री को हटाने की एक प्रक्रिया है, कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। प्रक्रिया यह है कि जो विधायक दल ने उनको नेता चुना है, अगर विधायक तो पार्टी का अध्यक्ष है, वो विधायक दल की बैठक बुला करके कहेगा कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है, पास हो गया तो उसमें स्प्लिट का खतरा है। उनका जो सपोर्टिंग है उसको लेकर अलग हो जाएंगे, भाई नहीं हमारा जो मेन है। तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी क्या बनेंगे? जीतन राम मांझी तब कहेंगे कि विधानसभा में हम अपना बहुमत साबित करेंगे, भले हमको हटा दिया है तो उनका जो सपोर्टिंग ग्रुप है अंदरूनी राजनीति के तहत वो ठीक है। मेरा सवाल है कि अगर जो भी प्रोविजंस हैं उसमें अगर वो अलग हो जाते हैं या अलग होके चुनाव में भी चले जाते हैं, अलग होते हैं, मान लिया 40 विधायक अगर नहीं होते हैं तो क्या होता है? जैसे कि विधानसभा में उनके खिलाफ प्रस्ताव आता है, अगर अलग होते हैं और नहीं होते तो क्या होता है? सवाल ये है कि अगर होते अलग हो जाते हैं वो, तो सियासी तौर से किस तरह का फायदा नुकसान खुद को कर पाएंगे, कितना नीतीश को, बीजेपी को, किसको फायदा नुकसान होगा? अगर अलग होते हैं तो उसमें बीजेपी लालू को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर उनके पास 35-40 जैसा कि मुझे सूचना है, अगर नहीं होते हैं, अगर वो सरेंडर करते हैं, अगर वो सरेंडर करते हैं तभी नुकसान होगा नीतीश लालू का। सरेंडर करके मतलब तब हो जाएगा कि इनको गिरा दिया तो गिराने का अगर दोनों स्थिति में वो नायक बनते हैं, वो दोनों स्थिति में नायक बनते हैं। एक स्थिति में गेन करते हैं, दूसरे में लूज करते हैं। लेकिन उनका जो लालू नीतीश है उसमें खास करके नीतीश, लालू तो उस तमाशे से अलग रहेंगे। वो बोलेंगे उनका विधायक दल का मामला है, हमें कोई मतलब नहीं, वो अपना तय करें। तो नीतीश का उसका नुकसान हो जाएगा। नीतीश पर आरोप लग जाएगा कि इन्होंने एक मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री को इसलिए हटा दिया तो खुद बनना चाहते कि उनका साइड ऑफ मुख्यमंत्री नहीं बन रहा था। जो देख पा रहा हूं राजनीतिक समझ के मुताबिक शरद यादव को बिहार में अगला चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए, जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री रहते हुए होने जा रहा है जी। चाहे लाख बुरा करे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन सवाल यह है, यहाँ खुदा जो है वो विधायक है इस वक्त और जनता है, और ये खुदा जो है इस जीतन राम मांझी को क्या मानता है, ये सवाल है। जो अवधेश जी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करिए और देखिए कि ये हलचल जो है ये आगे क्या, किस तरह का इसका असर होता है इस हलचल का। और उपेंद्र जी कह रहे हैं कि वो अभी जो वो महादलित सेंटिमेंट है उसके प्रतीक तो बन चुके हैं, लेकिन चुनौती, सियासी चुनौती के तौर पे या सियासी समीकरण बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, इसके लिए थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा। जी, ये दिलीप जी याद रखना पड़ेगा कि अभी जब बीमार पड़ने के बहाने 14 तारीख को जब नहीं गए दोनों जगहों पे, वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ और लालू प्रसाद के, राबड़ी देवी जी के घर पे भोजन के लिए, तब
शरद यादव जो दिल्ली से खास तौर पे इन भोजों में शामिल होने के लिए गए थे, वो नीतीश कुमार के घर पे गए 15 तारीख को, और उन्हें इस बात का पता लगा कि जीतन राम मांझी ने फोन तक करके ये नहीं पूछा, जब पूरे शहर को पता था कि नीतीश कुमार को 102 डिग्री बुखार है, तो फटकार के जो अध्यक्ष होने के नाते जो फटकार का एक रिश्ता है, जीतन राम मांझी को बुलाया गया और वहां बिठा के बुलाया गया कि अरे कम से कम इतना पूछ तो लेते फोन करके। तो कहा अरे हम भूल गए, इतना ज्यादा काम इन्होंने दे दिया है मुझे कि उस काम में उलझे रहना। चलिए, कुल मिलाकर के मेरे दो सवाल आखिर में हैं कि क्या जीतन राम मांझी को बिहार से जो हटाने की मुहिम है उसमें आपको सफलता मिलते हुए नजर आ रही है कि आप में से किसी को भी? अवधेश जी। मुझे तो नहीं, इस समय तत्काल नहीं है, मैं उस बात की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। नहीं, वो हटाए जा सकते हैं क्या? नहीं, इस समय अभी तो नहीं लग रहा है हटाने। आपको लगता है उपेंद्र जी? अभी नहीं हटाया जा सकता। अगर ये विलय होता है जनता दल परिवार का, तो निश्चित रूप से ये हटा दिए जाएंगे। महाविलय नहीं हो रहा है, ये भी ये भी बात है। मैं कह रहा हूं कि अगर महाविलय होगा तो महाविलय नहीं हो रहा है, ये तय है, वो क्लियर हुआ। एक और सवाल का जवाब बहुत कम शब्दों में लालू, नीतीश और बीजेपी और पासवान के लिए क्या क्या इसके क्या क्या फायदे और नुकसान है? बहुत कम शब्दों में अवधेश जी, किसके लिए फायदे हैं? लालू नीतीश के लिए फायदे होंगे अगर नहीं हटाते हैं तो? अगर नहीं हटाते हैं तो नहीं, नीतीश के लिए हटाते हैं तब भी उनको घाटा है, नहीं हटाते हैं तब भी राजनीतिक रूप से उनको लालू के लिए है, क्योंकि वो गद्दी में। ठीक है, लालू के लिए, लालू प्रसाद यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लालू के सामने करो या नहीं हटाने से उनको फायदा होगा कि वो महादलितों के वोट को अपने साथ, मुसलमान, यादव, महादलित, वो एक मजबूत, इस पर निर्भर करेगी सर, कि इस पर निर्भर करेगी कि विधानसभा चुनाव के समय उनका गठजोड़ जनता दल यू से किस रूप में होता है। तात्कालिक बीजेपी के लिए, अब बीजेपी के लिए समस्या पैदा हो गई है कि बीजेपी जो एक आक्रामक विपक्षी पार्टी की भूमिका में हो सकती थी, जिससे उसका वोट बढ़ता, वो सपोर्टिंग में आने से उसके महादलितों में, महादलितों का वोट बीजेपी के पक्ष में आएगा, महादलितों के पास आएगा नहीं आएगा, लेकिन एक कमजोर जैसी पार्टी उसके लिए दोनों कांग्रेस और पासवान, इन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चुनाव में? देखिए, पासवान पर तो फर्क पड़ेगा क्योंकि दलित, महादलित या दलित हैं जीतन राम मांझी, अगर उनका जिस तरह से इमरजेंस हो रहा है तो उसके सामने तो पासवान तक उनको छोड़ने लग जाएगा। क्योंकि जो कुल मिलाकर के एक लास्ट वर्ड कि बिहार के सियासत पे इसका प्रभाव आप देख रहे हैं, जीतन राम मांझी एक प्रभाव छोड़ के तो जा रहे हैं, तत्काल जा नहीं रहे, अब बने हुए हैं एकदम। जीतन राम मांझी बने हुए हैं, वो जा ही नहीं रहे और नहीं बने हुए हैं जब तक विधानसभा का चुनाव का नया मैंडेट नहीं आ जाता। चलिए, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य और उन्होंने बीजेपी को बदल दिया है, बेहतरी के लिए बदला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।